पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली जेंग को ली दोहुन की फीलिंग्स का अंदाजा हो जाता है कि वो अपनी फॉक्स युनवो के लिए क्या फील करता है। वो समझ जाता है कि अगर युनवो को कुछ भी हो गया तो ली दोहुन उसकी जुड़वा बहन ली सियोंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अपनी बहन की परवाह करते हुए ली जेंग ली दोहुन के पास जाते हुए सोचता है, अब शायद यही एक रास्ता बचा है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अब जो भी मैं करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी ली जेंग को अचानक से अपनी फॉक्स का चेहरा याद आ जाता है। ली जेंग सोचता है, मैं जो करने जा रहा हूँ वो खतरनाक है, लेकिन बार बार उसका चेहरा सामने आने की वजह से मैं ये खतरा मोल लेने में हिचक रहा हूँ। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोचता रहता हूँ। तभी ली जेंग दरवाजे पर नॉक करता है। भाई ली जेंग ली दोहुन के स्टडी रूम में आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो आगे बोल पाता तभी ली दोहुन बुक रीड करते हुए बोलता है, देखो ली जेंग, अगर तुम बेफिजूल की बातें करने वाले हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी ली जेंग बोला, भाई मैं आपको अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही ली दोहुन चौंक जाता है। ली जेंग आगे बोला, लेकिन उसके बदले में आप ली सियोंग की जान नहीं लेंगे, उसे छोड़ देंगे। मैं जानता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करना बहुत मुश्किल है, और जब आप फाइट कर रहे होंगे उस वक्त मैं युनवो को प्रोटेक्ट करूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे लिए पहली प्रायोरिटी युनवो की सेफ्टी ही होगी। इसलिए प्लीज़ भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ली सियोंग की जान बख्श देना। मैं आपके आगे अपनी बहन की जान की भीख मांगता हूँ। और इतना बोलकर ली जेंग ली दोहुन के सामने झुक जाता है। अपने भाई को अपनी बहन की जिंदगी की भीख मांगते हुए देखकर ली दोहुन आगे बोलता है, मेरे लिए ली सियोंग की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, और जिस चीज़ की मेरे लिए वैल्यू नहीं है उसे मैं नहीं लेता। लेकिन तभी ली दोहुन खड़ा हो जाता है और आगे बोलता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब युनवो सही सलामत मेरे पास वापस आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ली सियोंग युनवो के बालों को टच करते हुए बोलती है, क्या मैं तुम्हारे बालों को ट्रिम कर दूं? देखो कितने गंदे लग रहे हैं ये। तभी युनवो ली सियोंग के हाथों को झटकते हुए बोलती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। ली सियोंग हंसते हुए बोली, अरे वाह, ऐसा करके तो तुम हमारी मदद ही करोगी। अगर तुम अपनी जान दे दोगी तो हमारे लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। तभी युनवो बोली, तुम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, अगर मैं अभी मर गई तो तुम लोग ली दोहुन के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसके गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और शायद इसी वजह से तुम लोगों ने अभी तक मुझे जिंदा रखा हुआ है, राइट? ली सियोंग बोली, ली दोहुन बहुत ही चालाक है और बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग और एरोगेंट भी है। युनवो बोली, रियली? थैंक्स पहचानने के लिए। ली सियोंग आगे बोली, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो, क्यों ना मैं पिछली बार की तरह तुम्हें फिर से पॉइजन दे दूं और तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना दूं। ली सियोंग की ये बात सुनते ही युनवो चौंक जाती है और समझ जाती है कि पिछली बार जो इमाई उस पर अटैक करने आया था वो ली सियोंग ने ही भेजा था। युनवो को इस तरह हैरान देखकर ली सियोंग बेशर्मों की तरह हंसते हुए आगे बोली, लगता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो, उस इमाई को मैंने ही भेजा था। सच बताऊं तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मरवाना चाहती थी, लेकिन अफसोस ये मौका मुझसे चूक गया। फिर ली सियोंग युनवो के पास बैठते हुए बोली, चलो उसको छोड़ो, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। तुम्हें पता है बहुत जल्दी ली दोहुन यहाँ पर पहुँचने वाला है। क्या? ये बात सुनकर युनवो चौंक जाती है। ली सियोंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बोली, इसलिए तो मुझे अब से तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि तुमने खुद अभी अभी कहा कि तुम एक बहुत ही अच्छी कैदी हो और ली दोहुन की कमजोरी भी। उसके बाद ली सियोंग बहुत ही गुस्से में और चिढ़ते हुए युनवो का गला दबाते हुए उसे बेड पर लिटा देती है और उसका एक हाथ मोड़ते हुए बोलती है, क्या हुआ, इतने दिनों से यहाँ पर तुम अकेली हो, घुटन हो रही होगी ना तुम्हें यहाँ पर अकेले? चलो अब नीचे चलते हैं, तुम्हारी इस घुटन को दूर कर देते हैं। उसके बाद ली सियोंग युनवो के दोनों हाथों को बांध देती है और उसके मुंह को भी बांध देती है और आगे बोलती है, चलो अब नीचे चलते हैं। आखिरकार एक बहुत ही खास मेहमान जो आने वाला है, तुम्हें भी तो उसका स्वागत करना चाहिए, है ना? उसके बाद ली सियोंग युनवो को अपने कंधे पर डालकर नीचे ले आती है और वहां मौजूद सभी इमाई से बोलती है, सभी लोग इधर देखो। फिर ली सियोंग युनवो को एक चेयर पर बिठा देती है। इस वक्त युनवो चारों तरफ इमाइयों से घिरी हुई थी। रूम के बीचों बीच एक कुर्सी पर युनवो बैठी हुई थी, बाकी उसके चारों तरफ इमाई खड़े हुए थे। अपने चारों तरफ इतने सारे इमाई को देखकर युनवो काफी डर गई थी।
वहीं युनवो सोचती है किवॉन सुंगजे कहाँ पर है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब कुछ ली सियोंग ने ही करा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किवॉन सुंगजे मेरे साथ ऐसा करेगा या फिर ली सियोंग को ऐसा करने की परमिशन देगा। युनवो की नजरें इस वक्त पूरे कमरे में किवॉन सुंगजे को ही ढूंढ रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किवॉन सुंगजे उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किवॉन सुंगजे उसे बचा लेगा। तभी उन इमाई की भीड़ में युनवो की नजर किवॉन सुंगजे पर पड़ी जाती है, जो कि उसी रूम में मौजूद था और बाकी सभी इमाई के साथ खड़े होकर विंडो के बाहर देख रहा था और ली दो-हुन के आने का वेट कर रहा था। वहीं युनवो बार बार अपने मन में किवॉन सुंगजे का नाम ही ले रही थी। वो चाहती थी कि एक बार किवॉन सुंगजे उसकी तरफ देख ले और उसकी कुछ मदद कर दे। युनवो का मुंह इस वक्त एक कपड़े से बंद था, इसलिए वो बोल नहीं सकती थी। इसलिए अपने बंद मुंह से ही जैसे तैसे वो आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी और किवॉन सुंगजे का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किवॉन सुंगजे उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। सुंगजे को इस तरह खुद को इग्नोर करता हुआ देखकर युनवो सोचती है, क्या इसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा है? युनवो फिर से तेज तेज आवाज निकालने की कोशिश करती है। युनवो इतनी तेज आवाज तो निकाल रही थी कि वहाँ मौजूद सभी इमाई उसे सुन सकते थे और किवॉन सुंगजे के साथ जितने इमाई खड़े थे वो सभी हल्का सा पीछे मुड़कर युनवो की तरफ देखते भी हैं, लेकिन किवॉन सुंगजे उसकी तरफ नहीं देखता है। तभी युनवो किवॉन सुंगजे की तरफ देखते हुए आगे सोचती है, ऐसा तो नहीं है कि इसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बस ये सुनना नहीं चाहता है। युनवो समझ चुकी थी कि ली सियोंग ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसमें किवॉन सुंगजे की भी मंजूरी थी। तभी किवॉन सुंगजे धीरे से युनवो की तरफ मुड़कर देखता है। किवॉन सुंगजे को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए युनवो की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी इस भीड़ में अपने उस दोस्त को ढूंढ रही थी जिसे वो पिछले 23 सालों से जानती थी। उसे यकीन था कि उसका वो दोस्त उसकी बात जरूर सुनेगा और उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही युनवो की आंखों में आंसू देखकर किवॉन सुंगजे को भी बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके अपना चेहरा मोड़ लेता है। धीरे धीरे अब शाम होने लगी थी। ली दो-हुन का अभी तक कोई अता पता नहीं था। सारे इमाई बहुत ही बेसब्री से ली दो-हुन का इंतजार कर रहे थे और इस तरह ली दो-हुन का इंतजार करते हुए अब काफी देर हो चुकी थी। वहीं युनवो सोचती है, क्या ली दो-हुन आएगा भी? वैसे अच्छा होगा कि वो यहाँ पर ना ही आए। लेकिन तभी एक जोर का कांच टूटने की आवाज आती है। उस आवाज से युनवो चौंक जाती है। तभी हम देखते हैं कि ली दो-हुन वहाँ पर पहुँच जाता है और उस घर के अंदर आते हुए युनवो से बोलता है, काफी दिन हो गए ना मिले हुए, तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो? वहीं ली दो-हुन को इतनी बहादुरी से उस घर में घुसता हुआ देखकर सारी इमाइयों को खौफ आ जाता है। ली दो-हुन आगे बोला, तुम इतनी पतली कैसे हो गई हो? मैंने तुमसे बोला था कि टाइम से खाना जरूर खाना। और वही आज बहुत दिनों बाद ली दो-हुन को देखकर और उसकी आवाज सुनकर युनवो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।